आप उससे कुछ कहोगे तो आपका कार्य करेगा। इसी तरीके से कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए जिस भी भाषा का उपयोग किया जाता है, जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वे भाषाएं क्या होती हैं, उनको बोलते हैं यूजर भाषा और कंप्यूटर भाषा। ठीक है, यूजर भाषा है, कंप्यूटर भाषा बोलते हैं। ठीक है, या कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है। कंप्यूटर मशीन जिस भाषा को समझती है उसे बाइनरी या मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हम हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, संस्कृत, इंग्लिश कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज या आपका बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये भाषाएं कंप्यूटर और प्रोग्राम के बीच क्या करती हैं, संपर्क या संवाद स्थापित करती हैं। संपर्क या संवाद, जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर संपर्क या संवाद स्थापित करता है तो वो उसी भाषा में कर सकता है जिस भाषा में वो एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी में अगला व्यक्ति हिंदी समझता है, मैं हिंदी समझता हूँ, मैं उससे हिंदी में बात करूंगा तभी उससे मैं संपर्क या संवाद स्थापित कर पाऊंगा। उसी तरीके से अगर कंप्यूटर और प्रोग्राम के बीच में कौन संवाद स्थापित करता है तो वो यही लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस संवाद या संपर्क स्थापित करवा पाती है, ताकि कंप्यूटर क्या करे, दिए गए निर्देशों को समझकर उनके अनुसार कार्य कर सके। जब तक कंप्यूटर भाषा को समझेगा ही नहीं तो वो कार्य कैसे करेगा ना। तो इसलिए क्या है कि हम किन भाषाओं का यूज करते हैं, जो जो भाषाएं कंप्यूटर समझ सके। और ये भाषाएं कैसी होती हैं, या तो इनको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं या तो बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से प्रोग्रामिंग भाषा दो प्रकार की होती है ना। प्रोग्रामिंग, कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो वो दो भाषाओं में बनाया जाता है, एक निम्न स्तरीय या लो लेवल लैंग्वेजेस, एक उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज ना। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि निम्न स्तरीय लैंग्वेज क्या होती है और उच्च स्तरीय लैंग्वेज क्या होती है और उनका अलग अलग नाम क्या है। ठीक है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ना परीक्षा की दृष्टि से, एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये दोनों प्रकार की भाषाएं आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कंप्यूटर की भाषाओं का साधारण सा परिचय क्या रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले देखेंगे हम लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा की बात कर लें। पहले तो लो लेवल लैंग्वेजेस की बात कर लें। यह वह भाषा है जो अपने संकेतों को मशीनी संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक को सम्मिलित नहीं करती है। यानी यह वह भाषा है जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में बदलने के लिए इनको किसी किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। ये भाषाएं कंप्यूटर डायरेक्ट समझ लेता है, इसे सीधे अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। मशीन भाषा, बाइनरी अंकों में लिखी गई भाषा को मशीन भाषा कहते हैं। और बाइनरी अंक में कौन कौन से अंक आते हैं, तो केवल दो अंक आते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर इसे सीधे समझ सकता है, कंप्यूटर इसे सीधे समझ लेता है। इस भाषा को कंप्यूटर को समझाने के लिए किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए असेंबली लैंग्वेज किसे कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज, इसमें बाइनरी श्रृंखलाओं के साथ साथ, यानी बाइनरी नंबर्स के साथ साथ अक्षरों व चुने हुए शब्दों को भी कोड रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे 0-1 के साथ कोई अक्षर है आपका A B ना, या इस तरीके की चीजें हैं, इनको कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बाइनरी अंकों के साथ साथ, यानी असेंबल कर लिया जाता है और तरीके के सिंबल्स को असेंबल कर लिया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, या इनको निमोनिक कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निमोनिक कोड। और इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ADD SUB, ये सब क्या हो गई आपकी असेंबली लैंग्वेज की एग्जाम्पल होगी। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये इसके एग्जाम्पल्स, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए असेंबली लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये देखिए, ये भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली पर आधारित नहीं होती है, आंतरिक कार्य प्रणाली पर आधारित नहीं होती है। ठीक है, यानी कंप्यूटर बनते समय इनका कोई मतलब नहीं होता ना, ये बाहर से जैसे प्रोग्राम वगैरह को डिजाइन करने के लिए इनका यूज होता है। इन भाषाओं में क्या होता है, अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले, जैसे असेंबली लैंग्वेज किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये असेंबली लैंग्वेज का भी समझ सकते हो आप, असेंबली लैंग्वेज का एग्जांपल हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये बाइनरी अंकों के साथ साथ और अंग्रेजी के कुछ शब्दों के साथ साथ इस सब तरह की चीजों का उपयोग करती है। ऐसा लैंग्वेज बनाने के लिए क्या करते हैं हम, चुने हुए शब्दों को, अंग्रेजी के चुने हुए शब्दों को कोड की तरह यूज करते हैं, या गणित के शब्दों को यूज करते हैं ना, गणित के अंकों को यूज करते हैं। तो इन सब तरीके की चीजें, और याद है इनमें त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना सरल होता है। ठीक है, इनमें जैसे भाई बाइनरी सिस्टम है तो उसमें 0-1 है,
केवल 0-1 है। अब पूरा जितना भी सब कुछ लिखा गया ये 0-1 के रूप में लिखा गया है, इसमें गलती खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोड का यूज किया है, जैसे लेटर्स का यूज किया है, ABCD का यूज किया या गणित के नंबर्स का यूज किया 1 2 3, तो उसमें क्या होता है कि गलतियों का पता लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम सामान्य रूप से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के प्रोग्राम किस में लिखे जाते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ना। इसके मानव द्वारा रीडेबल वर्जन को क्या बोलते हैं, मानव। अब मेरी बात समझिएगा, ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं ये लिखे कैसे जाते हैं, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और इस हाई लेवल लैंग्वेज का जो रीडेबल फॉर्म होता है जिसे मानव पढ़ सकता है उसे बोलते हैं सोर्स कोड। उसे क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रीडेबल वर्जन को क्या बोलते हैं, तो सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, दो पार्ट में बांटा गया है। अभी पहले देख लेते हैं, पहले प्रकार देख लेते हैं उच्च स्तरीय भाषा का, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, प्रतिक्रियात्मक भाषा है ना, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रक्रियात्मक, सॉरी क्या लिखा है, प्रक्रियात्मक, प्रतिक्रियात्मक नहीं, प्रक्रियात्मक लिखा है, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोग्राम कोड को निर्देशों के सीक्वेंस के रूप में लिखा जाता है ना, एक के बाद एक के बाद एक क्या लिखा जाता है, प्रोग्राम कोड को एक के बाद एक करके लिखा जाता है, जैसे सीक्वेंस में लिखा जाता है ना, एक के बाद एक। ठीक है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो ये क्या हो गई आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज हो गई। जैसे किसी काम को करने का प्रोसीजर होता है, जैसे मेरी ये बात आप समझो, जैसे मान लीजिए आप खाना बनाते हो तो सबसे पहले बर्तन को धुलना होता है, बर्तन को गैस पे चढ़ाते हो ना, फिर आग जलाते हो, फिर उसको कुकर गर्म करते हो, उसमें कुछ बनाते हो आप। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पहले पका पकाया खाना मिल जाएगा आपको ना, आपको बनाना पड़ेगा। हर एक चीज का प्रोसीजर होता है, यानी इस काम के बाद ये वाला काम होगा, तो वो क्या हो गया, एक प्रोसीजर हो गया। तो ऐसी भाषा में क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है उसको सीक्वेंस के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो गैर प्रक्रियात्मक भाषाएं, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, उपयोगकर्ता को केवल क्या करना है ये बता दो, बस आप। उपयोगकर्ता क्या बताता है कि क्या करना है, बाकी वो अपने हिसाब से कर लेता है। ठीक है, बाकी वो अपने हिसाब से कर लेता है। जैसे 3-4 काम एक साथ करने, 3-4 काम एक साथ करने, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कौन सा काम पहले करूंगा, कौन सा काम बाद में करूंगा। लेकिन हाँ, मुझे ये निर्देश मिल गया है कि ये चारों काम आपको करने हैं, ये चारों काम आपको करने हैं। ठीक है, लेकिन उस एक काम में जो भी होगा, जैसे इसके पहले हमने बात की प्रोसीजरल लैंग्वेज की, तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई एक काम होता है उसका एक प्रोसीजर होता है। लेकिन जैसे 3-4 काम आपको दे दिया गया, तो आप अपने हिसाब से ये काम मैं पहले करना चाहूंगा, दूसरा काम बाद में करना चाहूंगा, इसका कोई प्रोसीजर थोड़ी है कि पहला यही करना है वही करना है। अगर ऐसा बता दिया जाए नहीं यही काम पहले करना है, तो अलग बात हो जाती है ना। ठीक है, ये क्या हो गया, गैर प्रक्रियात्मक भाषा हो गई। ठीक है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है, तो SQL, LISP। ठीक है, और इसके क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, सी और फोर्ट्रान। उसके बाद क्या है आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ये क्या होती हैं, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तुओं वर्गों के कॉन्सेप्ट पर आधारित होती हैं। ठीक है, जैसे जावा हो गया, C+ हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, ये क्या है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है। ये किस पे बेस्ड होती हैं, तो ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होती हैं, क्लासेस पे, वर्गों के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं, आधारित होती हैं। और इनका एग्जांपल क्या हो गया, तो जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी कैसी भाषाएं हो गई आपकी, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हो गई। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्टिंग के लिए जो भाषा उपयोग की जाती है, ठीक है, उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, स्वचालन, किसी चीज को चलाने के लिए, खुद से चले, वेब विकास, वेब डेवलपमेंट के लिए ना, वेबसाइट के डेवलपमेंट के लिए, और गेमिंग के लिए किया जाता है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है भाई, स्क्रिप्टिंग भाषा है। बड़े कार्य जैसे आपका स्वचालन हो गया, कोई चीज एक बार आपने प्रोग्राम कर दी तो वो चल रही है लगातार। ठीक है, वेबसाइट हो गई, उसको डिजाइन करने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, या कोई गेम हो गया उसको डेवलप करने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या कौन कौन सी भाषा आती है, तो एक जावा स्क्रिप्ट होगी, रूबी होगी। ध्यान से देखिए, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, लेकिन जावा कैसी लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो यही बात कर रहा था मैं, दो पार्ट में है, कौन सी, उच्च स्तरीय भाषाओं को दो पार्ट में बांट के पढ़ाने की कोशिश किया मैंने। मेजर हाई लेवल लैंग्वेजेस पार्ट। पहले देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्ट्रॉन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। फोर्ट्रॉन क्या है, इसका पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा नाम क्या है, फॉर्मूला
ट्रांसलेशन, ठीक है। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसका विकास कब हुआ था? तो 1957 में आईबीएम के जॉन बेकस ने, आईबीएम में काम करने वाले जॉन बेकस ने 1957 में किस भाषा को बनाया था? तो उसका क्या नाम था? फोर्ट्रॉन नाम था, ठीक है। और इसका सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बहुत अच्छे से याद रखिएगा ना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन किसने बनाया था? जॉन बेकस ने। कहाँ काम करते थे? आईबीएम में काम करते थे। कब बनाया था? तो 1957 में बनाया गया था, ठीक है। अब यह मुख्य रूप से जटिल गणनाओं और वैज्ञानिक कार्यों में काम आती है, ठीक है। मुख्य रूप से जटिल गणनाओं और वैज्ञानिक कार्यों में क्या आती है? काम आती है। कौन? तो आपकी फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, ठीक है। और ये कैसी भाषा है? तो हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद आपका आता है कोबॉल, ठीक है। कोबॉल, कोबॉल का फुल फॉर्म क्या है? कोबॉल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज किसका फुल फॉर्म है? तो ये कोबॉल का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। और इसका विकास कब हुआ था? इसका विकास हुआ था 1959 में, 1959 में, ठीक है। 1959 में इसका विकास हुआ था, कमांडर ग्रेस मूरे हॉपर ने, ठीक है। और कहीं कहीं ग्रेस हॉपर भी लिखा रहता है। तो इन किसने खोजा था इसको? तो किसने बनाया था ये लैंग्वेज? किसने लिखी थी? किसने बनाई थी? जो भी आप बोल सकते हो। तो कमांडर ग्रेस मूरे हॉपर ने बनाई थी। और इनको ग्रेस हॉपर भी कहते हैं, देखिए लिखा भी है कि मार्गदर्शन में हुआ था। यह एक कॉमर्शियल लैंग्वेज है ना, कॉमर्शियल लैंग्वेज है, मतलब कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज की जाती है, तो इसको कॉमर्शियल लैंग्वेज भी बोल देते हैं। और ये इसका पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो बिजनेस इसमें लगा भी है, नाम में ही बिजनेस है, तो इसका यूज कहाँ होता है? तो व्यावसायिक कार्यों में होता है। आई होप आपको फोर्ट्रॉन और कोबॉल समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं ना। सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाओं का पार्ट 2 ना। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिक, ठीक है। बेसिक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक और इंस्ट्रक्शन कोड। इसका विकास कब हुआ था? इसका विकास हुआ था सन 1964 में। और किसने किया था? तो थॉमस कुड्स तथा जॉन केमिनी ने, थॉमस कुड्स और जॉन केमिनी ने मिलकर इसका विकास किया था। इसे अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के नींव का पत्थर कहा जाता है, ठीक है। और ये किस पीढ़ी की भाषा है? ये थर्ड जनरेशन की भाषा है। जैसे कंप्यूटर की बात की थी हमने कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का, तो ये कब आई थी? तो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है ये बेसिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेसिक किस पीढ़ी की भाषा है, तो आप क्या बताओगे? तीसरी पीढ़ी की या थर्ड जनरेशन की भाषा है। कब खोजी गई? तो 1964 में। किसने? थॉमस थॉमस कुड्स और जॉन केमिनी ने, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला कौन सी लैंग्वेज है? अगली लैंग्वेज का क्या नाम है? अगली लैंग्वेज का नाम है पास्कल। इसका विकास कब हुआ था? इसका विकास हुआ था 1971 में। प्रोफेसर निकोलस विर्थ, प्रोफेसर निकोलस विर्थ ने इसकी खोज की थी। कब? 1971 में। और यहाँ देखिए, इसे शिक्षा परक भाषा, एजुकेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं ना। पास्कल लैंग्वेज का यूज कहाँ होता है? शिक्षण के लिए किया गया था, तो इसको शिक्षा परक भाषा या एजुकेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद आखिरी लास्ट ये क्या है? लोगो, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। और इसका प्रयोग बच्चों के प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। लोगो, ठीक है। बच्चों को प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है? तो उस लैंग्वेज का नाम है लोगो, ठीक है। पास्कल 1971, निकोलस विर्थ, ठीक है। और इसको शिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्या किस लैंग्वेज को शिक्षण के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, या शिक्षण के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम क्या बताएंगे कि वो लैंग्वेज हमारी कौन सी है? तो पास्कल है, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। ये क्या है? आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषा है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन आता है? ध्यान से देखो, सी आता है ना, और सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। इन चारों चीजों के बारे में बात करते हैं पहले। सी प्लस प्लस ये कब आई? तो ये 1972 में बेल प्रयोगशाला में डेनिस रिची ने खोजा था। डेनिस रिची ने विकसित किया था सी को 1972 में, डेनिस रिची ने। और कहा? तो बेल प्रयोगशाला में। अब सी प्लस प्लस की बात करें, 72 में तो सी आई थी, 1980 में क्या आई? आपकी सी प्लस प्लस आई। और इसको किसने? तो जॉन स्ट्रो स्ट्रुप, ठीक है। स्ट्रो स्ट्रुप इनका नाम है, स्ट्रो स्ट्रुप, ठीक है। जॉन स्ट्रो स्ट्रुप,
द्वारा विकसित किया गया था और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा थी। फिर जावा की बात करें तो सन माइक्रो सिस्टम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने बनाया था? तो इसको सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था और इसमें कौन थे? तो जेम्स गॉसलिंग द्वारा विकसित की गई। जेम्स गॉसलिंग, दोनों चीजें पूछा जा सकता है, या तो नाम पूछ लेगा आपसे या तो कंपनी का नाम पूछ लेगा कि किस कंपनी ने बनाया था। तो सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था। अगर नाम दिया है तो सन माइक्रो सिस्टम टिक करेंगे, और अगर व्यक्ति का नाम दिया है तो क्या टिक करेंगे? जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज इंटरनेट और वेब पेज के लिए मुख्य रूप से उपयोग होती है। किसके लिए? जावा किसके लिए यूज होती है? तो इंटरनेट और वेब पेज को चलाने के लिए ना। अब देखते हैं पाइथन, देखते हैं पाइथन। गुइडो वैन रासम, ठीक है, कौन? गुइडो वैन रासम, इन्होंने क्या किया था? इसको विकसित किया था। यह मशीन लर्निंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण, ठीक है, डेटा एनालिसिस, देख लीजिए, डेटा एनालिसिस में किसका यूज होता है? डेटा एनालिसिस में किसका यूज होता है? तो पाइथन का। डेटा एनालिसिस और मशीन की लर्निंग में, मशीन को समझने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो पाइथन, ठीक है, याद रखिएगा। 4 भाषाएं हमने पढ़ी, कौन कौन सी? सी, सी प्लस, जावा और पाइथन। चलिए, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। आगे है, ठीक है, भाषा अनुवादक। ये तो पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए। असेंबलर क्या काम करता है? यह असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या सोर्स प्रोग्राम को मशीन भाषा या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। फिर कंपाइलर का क्या काम है? यह उच्च स्तरीय भाषा को लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में एक साथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? असेंबलर एक साथ करता है, लेकिन इंटरप्रिटेटर क्या करता है? ये एक एक लाइन का अनुवाद करता है, ठीक है, ये एक एक लाइन का अनुवाद करता है। और असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज बदलता है। ये सारी चीजें हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रोग्रामिंग में एरर आता है, उन अलग अलग एरर को हम क्या बोलते हैं और कैसे समझते हैं उनको? देखो, कंप्यूटर विज्ञान में किसी गलती को क्या बोला जाता है? तो एरर या बग कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में अगर कोई गलती हो जा रही, कोई एरर आ जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको एरर बोलते हैं या बग बोलते हैं, ठीक है। और इन्हें ठीक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डीबगिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ठीक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो डीबगिंग बोलते हैं ना, डीबगिंग बोलते हैं। और बग क्यों बोलते हैं पता है? बग क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहली बार जब कोई कंप्यूटर चलाया गया था तो उसमें सच में एक कीड़ा घुस गया था, ठीक है, इसकी वजह से कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा था। पहली बार जब जैसे कंप्यूटर में कोई खराबी आई थी तो उसमें एक कीड़ा घुस गया था, ठीक है, उसकी वजह से खराबी आ गई थी, तो उस कीड़े को निकाला गया था कंप्यूटर को खोल कर। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं ना, बग मतलब कीड़ा होता है, ठीक है, डीबगिंग हो गया। अब देखो, सिंटैक्स एरर किसको बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की व्याकरण या नियमों के गलत होने पर, ठीक है। अगर आप कोई प्रोग्राम को क्या बोल रहे हो, सॉरी, कोई प्रोग्राम बना रहे हो और आपने उसकी लैंग्वेज ही गलत लिख दी, यानी प्रोग्राम में ही एरर है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर बोलते हैं। ये कभी कुछ आप चलाते हो, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते होंगे और उसको खोलते होंगे तो वो इंस्टॉल नहीं होता होगा, लिख के आता होगा सिंटैक्स एरर, ठीक है, सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब देखो, रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर क्या होता है कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक संकलित होने के बाद, प्रोग्राम बन तो गया है बढ़िया से ना, लेकिन इसके चलने पर क्या आ रहा है? जब प्रोग्राम को आप, पहली चीज तो सिंटैक्स एरर क्या हो गया? प्रोग्राम इंस्टॉल ही नहीं होगा ना, तो वहां लिख के आता है सिंटैक्स एरर। प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया है और प्रोग्राम के चलते समय कोई एरर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर बोलते हैं। उसके बाद ध्यान से देखो, लॉजिकल एरर क्या है? जब प्रोग्राम गलत लॉजिक पर या सूत्र के कारण गलत परिणाम देता है। जैसे 3+2 आप कैलकुलेटर में लिखते हो तो 5 देता है, अगर वो 3+2 की जगह 6 देने लगे, यानी गलत रिजल्ट देने लगे आपको, तो क्या होता है? यानी उसके लॉजिक में दिक्कत है, लॉजिक उसका ठीक से नहीं सही किया गया है, इसकी वजह से वो गलत आंसर दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो लॉजिकल एरर बोलते हैं। फिर सिमेंटिक एरर किसको बोलते हैं? जब हम ऐसे कोड लिखते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, ऐसा कोई कोड भी लिख दिया आपने, जैसे आप कोई भी, जैसे आपको पता है ना ABCD, या ABCD पता है आपको, हाँ, आप APPLE लिखते हो, APPLE लिखते हो, तो ये क्या हो गया आपका? एप्पल, इसका मतलब सेब हो गया। मान लो आप ऐसे लिख रहे हो ABZYNS, अब इसका कोई अर्थ है नहीं है, लेकिन अलग अलग चीजें आपको पता है, ये तो सही है, लेकिन साथ में मिला के जब आपने लिखा है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला। ये उसी तरीके से अगर कोई लैंग्वेज इस तरीके से लिखी गई, कोई प्रोग्राम इस तरीके से लिखा गया है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है,
उसको कौन सा एरर बोलते हैं, तो सिमेंटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो एल्गोरिथम और स्यूडो कोड किसको बोलते हैं ना, एल्गोरिथम और स्यूडो कोड आपने सुना होगा ना, आजकल बहुत यूज होता है कि एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एल्गोरिथम में कोई चीज चली गई, विराट कोहली से अभी गलती से 2-3 पिक्स लाइक हो गई थी, बोला गया तो इंस्टाग्राम के आके उन्होंने सफाई दी कि एल्गोरिथम की वजह से हमारी पिक लाइक हो गई थी, हमने नहीं की थी। तो ये एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। एल्गोरिथम की बात करें पहले तो आप समझ लीजिए, किसी कार्य को करने के लिए एक विशेष क्रम में लिखे गए आदेशों के समूह को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। किसी कार्य को करने के लिए एक विशेष क्रम में लिखे गए आदेशों के समूह को क्या बोलते हैं, तो एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे मान लो कोई कार्य करना है, ठीक है, और वो प्रॉपर लिखा गया है कि हाँ पहले आप ये करोगे, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, और अंत में जाके आपका कार्य संपन्न होगा। तो ये जो क्रम से लिखाई गई चीजें हैं, इसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फ्लो चार्ट किसको कहते हैं। आगे क्या है, एल्गोरिथम आई होप आप समझ गए होंगे, किसी कार्य को करने के लिए क्रम से लिखे गए आदेशों का समूह होता है। फ्लो चार्ट क्या है, एक एल्गोरिथम की आरेखीय प्रतिनिधित्व। ठीक है, अगर कोई कार्य है उसका आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। जैसे आपसे कहा नहीं जाता फ्लो चार्ट बना के दिखा दीजिए ना, फ्लो चार्ट बना के दिखा दीजिए इस चीज का। ठीक है, आप ऐसे देखते हैं अलग अलग तरीके के चार्ट बनते हैं कि यहाँ लगातार कंजम्पशन कम होता जा रहा है। ठीक है, ये 2022 की बात थी, ये 2023 की बात थी ना, 2024 की बात थी ये। ठीक है, ये 2025 की बात थी। अगर कंजम्पशन लगातार कम हो रहा है तो आपने उसको एक ग्राफ बना के रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर देखो स्यूडो कोड किसको बोलते हैं, ठीक है, किसको, क्या, एक मिनट रुक जाइए भाई ना, स्यूडो कोड, स्यूडो कोड किसे बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझो आप, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो जानो, स्यूडो कोड प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती, बल्कि किसी प्रोग्राम को समझाने का, बल्कि किसी प्रोग्राम को समझाने का इनफॉर्मल तरीका है, जो मानव भाषा के करीब होता है। या जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी जैसे एल्गोरिथम के बारे में मैं समझा रहा था आपको, ठीक है, काम करने के तरीके को, या अभी खाना बनाने वाला एग्जाम्पल दिया था, तो वो एकदम सही चीज थोड़ी थी, मैंने आपको बस समझाने के लिए एक तरीके का यूज किया। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको स्यूडो कोड बोलते हैं। किसी चीज को समझाने के लिए इनफॉर्मल तरीका जो होता है, अनौपचारिक तरीका जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो स्यूडो कोड बोलते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं ना, आगे देखते हैं। अब देखिए थ्योरेटिकल पार्ट हमारा समाप्त हो गया है, अब हम अपने एमसीक्यूज पे आगे बढ़ेंगे। अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन करने के बाद ही हमको किसी भी चैप्टर की असली समझ डेवलप करने में आसानी मिलती है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, असेंबलर का क्या कार्य है। असेंबलर का कार्य आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, इस चैप्टर में भी पढ़ा। देख लीजिए, बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, यंत्र भाषा यानी मशीन लैंग्वेज ना, यंत्र भाषा यानी मशीन लैंग्वेज, ये याद रखिएगा आप ना। असेंबली लैंग्वेज को किसमें, तो मशीन लैंग्वेज में। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। इसमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो फोर्ट्रॉन है। याद रखिएगा आप, फोर्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, निष्पादित करता है, वो कहलाती, भाई मशीन लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, हम पढ़ के आए हैं। ठीक, जो फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर, नींव की पत्थर की हमने बात की थी, तो किसको बात की थी कि बेसिक लैंग्वेज को नींव का पत्थर बोला जाता है इन सभी भाषाओं को समझाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोलॉग, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई थी, तो ये हुई थी 1972 में। याद रखिएगा, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई थी, तो 1972 में विकसित हुई थी। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाता है, तो वो रिजर्व वर्ड होते हैं ना, रिजर्व वर्ड होते हैं, उनको रिजर्व करके रखा गया रहता है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, बच्चे कौन सी भाषा प्रयुक्त करते हैं, तो लोगो। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के लिए, बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए किस भाषा का, तो लोगों का। अभी बात की थी ना हम लोगों ने, तो ये याद रखिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए सी प्लस प्लस क्या है, तो सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है, तो एक प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं, सॉफ्टवेयर भी नहीं है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सी प्लस। लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जीरो और एक के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है, तो मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, जीरो और एक
के संयोजन की उपयोग की भाषा किसमें है, तो मशीन लैंग्वेज में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थान दिया गया है भाई, आपसे क्या पूछा गया है कि का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे। पहले कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे बनाए जाते थे, तो ऑब्जेक्ट कोड का यूज करके, किसका यूज करके, ऑब्जेक्ट कोड का यूज करके क्या बनाए जाते थे, पहले के कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। सी, बेसिक, कोबाल तथा जावा किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण है, तो ये देखिए, ये सी, बेसिक और कोबाल ये जितने हैं ये सब उच्च स्तरीय भाषा के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि उच्च स्तरीय भाषा के प्रकार में अभी हम इनको पढ़ के आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम क्या है, मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, तो ये क्या है, उच्च स्तरीय भाषा क्या है, ये मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ठीक है, कौन, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कौन, तो हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है आपका, तो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज एक गणितीय ओरिएंटेड है। ठीक है, जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के लिए किया जाता है, तो फोरट्रॉन याद है, फोरट्रॉन पढ़ते समय हमने बात की थी, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को डील करने में और मैथमेटिकल ओरिएंटेड होती है। ठीक है, ये चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पास्कल लैंग्वेज किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होती है, हमने बात किया था शिक्षण कार्य के लिए। ठीक है, टीचिंग वर्क के लिए किसका यूज करते हैं, तो पास्कल लैंग्वेज का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इंटरनेट पर आधारित प्रोग्रामों के लिए कौन सी भाषा, इंटरनेट हमने बात की थी जावा से, क्या, इंटरनेट और वेब पेज। ठीक है, जावा हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्राम को, हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, पीछे भी क्या किया हम लोगों ने, रुको जरा, एक थोड़ा सा वो हो गया है, मुझे लग रहा है कि गलत ऑप्शन टिक कर दिया क्या हम लोगों ने। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं है, ऑब्जेक्ट कोड का आंसर वहां था, ये थोड़ा सा मुझसे मिसकैलकुलेशन हो गई ना, थोड़ा समझने में। देखिए, किसका उपयोग करके पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे, पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे तो मशीनी लैंग्वेज का यूज करके। ठीक है, किसका यूज करके, तो मशीन लैंग्वेज का यूज करके बनाए जाते थे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, गलती से मुझसे ये हो गया, सॉरी ना, ये क्या है, मशीन लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। हमने क्या क्या बात किया था, कंपाइलर क्या काम करता है, हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे क्या बोलते हैं, तो उसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट, एक समय में एक कथन को कौन कन्वर्ट करता है, तो इंटरप्रिटेटर करता है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर भाषा किस पीढ़ी की भाषा है, तो ये तृतीय पीढ़ी की भाषा है, हमने बात की थी ना, इसके सामने लिखा था थर्ड जनरेशन। ठीक है, क्या लिखा था, तो थर्ड जनरेशन की भाषा थी बेसिक। ठीक, चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। मशीनी भाषा किस पीढ़ी की भाषा है, तो प्रथम पीढ़ी की भाषा। मशीनी भाषा कब की है, तो प्रथम पीढ़ी की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामों में एक एरर क्या कहलाता है, तो बग कहलाता है। एरर क्या कहलाता है, बग, और बग को ठीक करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीबगिंग ना, याद रखिएगा। सिंटैक्स एरर क्या होता है, सिंटैक्स एरर तो किसके द्वारा सही किया जाता है, तो इंटरप्रिटेटर के द्वारा सिंटेक्स एरर को सही किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करती है ना, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का, इंग्लिश लैंग्वेज कोड का, जावा का, या सीपीयू प्रोसेसिंग कोड का। तो ये किसका प्रयोग करती है, यूज करती है, तो न्यूमेरिक कोड का, 0 और 1 का ना, 0 और 1 का, याद रखिएगा ना। चलिए, न्यूमेरिक कोड है ये। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं ना, लैंग्वेज प्रोसेसर, भाई देखो सीधी बात है, असेंबलर और कंपाइलर लिखा है, लैंग्वेज को प्रोसेस करने का ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन हमारी क्या है, प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रॉन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए ना, याद है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला